एक शब्द जो मैंने प्रयोग तो किया, लेकिन वैसा आप लोगों ने कितना समझा कितना नहीं समझा, शब्द वही याद कीजिए। उसको कहते हैं अध्याहार करना। क्या कहेंगे? अध्याहार करना। अध्याहार वह चीज है कि जो चीज आपको प्रस्तुत सूत्र में नहीं है, लेकिन सूत्र में उसकी जरूरत है। समझ गए? सूत्र में उसकी जरूरत है, उसके बिना अर्थ पूरा नहीं होगा। तो पिछले सूत्र से जो लिया जाता है उसको कहते हैं अध्याहार करना। ठीक है? क्लियर हुआ? तो ये आवाज गूंज कैसे रही? तो कल आपको अध्याहार करवाया था मैंने, और आपको सीखना तो पड़ेगा ना। ठीक है? वो नहीं, इको नहीं आ रही है, वो उधर से लिंक ऑन है ना, उसकी आवाज आ रही है। म्यूट ऑल कर दो उधर से, इधर से ऑन रहने दो, उधर से म्यूट ऑल कर दो, तो फिर आवाज नहीं आएगी लौट। कल भी आपको कहा था, विकास जी कोई बात कहते हैं ध्यान रखा करो, इधर की 3-4 चेयर्स जब यहाँ के अध्यापक आते हो उनके लिए छोड़ के रखो, वो नहीं अच्छा लगता। अध्यापकों के लिए इधर की चेयर अच्छी लगती, ठीक है ना? वो रखा करो। कोई चीज आप लोग सब विद्वान हैं यार, तो बार बार कहने की हमें जरूरत ही नहीं पड़े। एक अंडरस्टैंडिंग से बना के रखिए, उससे अच्छा रहेगा। ठीक है ना? इधर की जितनी ज्यादा सीटें खाली रहेंगी, लेट जो आते हैं वो चुपचाप बैठते जाएंगे, वरना वो वहां तक जाने में सबको डिस्टर्ब करे। और या कल हमारे कई विद्वान बोले, हम आए थे साहब, आपके यहाँ जगह नहीं थी तो हम लौट गए। हाँ, ठीक है ना? तो थोड़ा सा इसका ध्यान रखें। चलिए, एक चीज आपको स्मरण करा दी। अब मैं अगला सूत्र शुरू करता हूं। इसी सूत्र की बात करेंगे, उसमें इको साउंड चालू हो रहा है, इको साउंड का दिक्कत आ रही है। इको तो बंद होने का ऑप्शन है, वो आ गया। एक बार आप दिखाएं। अब बाहर से देख लीजिए, बाहर ले जाकर उसको चेक करेंगे। इसको तो लगा दो। एक नूपुरे, ठीक है? क्या कम है इसमें? नहीं है। पिछले सूत्र में था, पिछले एक आध दो सूत्र पहले भी हो सकता है, जो प्रकरण चल रहा होता है तो वो आगे अध्याहार किया जाता है। यही मैंने शब्द बताया आपको, अध्याहार करना। ठीक है? तो आपने ऊता का किया अध्याहार, ये है षष्ठी। षष्ठी और प्रथमा नहीं है तो वो सूत्र अधूरा है ही है। ठीक है? इन दो को तो अनिवार्य रूप से चाहिए। तो अर्थ क्या हुआ? नूपुर शब्द में ऊकार को एकार हो जाता है। नूपुर, णेपुर। गांव में जाएं आप तो जो नर्तकियां नूपुर पहनती हैं उनको आज भी णेउर बोलते हैं। समझ गए ना? घुंघरू वाली जो पहले पहनती हैं उनको णेउर पहना दिए। गांव के जो पुराने पंडित हैं वो नेद करते समय बोलते हैं इनको णेउर पहनाओ। तो वही शब्द है जो आज भी लोग जीवन में चल रहा है। ठीक है? क्लियर हुआ?
अब इसमें और क्या क्या हुआ कल सब जो स्पेल वगैरह करके समझा चुके हैं, इसलिए बार बार उसकी जरूरत नहीं है। आप सभी प्रबुद्ध हैं, किसी को परेशानी लगे या तो आपस में समझ लें, नहीं तो बाद में मेरे से एक बार बैठ के समझ लें, मैं समझा दूँ। ठीक है, मुझे अभी स्पीड लेना है इसलिए नहीं। इसमें किसका अध्यार होगा? नहीं होगा। समझ गए क्यों नहीं होगा? दोनों हैं, क्योंकि षष्ठी और प्रथमा दोनों है। ठीक है, तरीका समझ में आ गया। जब षष्ठी प्रथमा दोनों हो तो अध्यार करना जरूरी नहीं है, तब भी होता है कई बार, लेकिन हमें मुद्दे की चीज मिल गई कि इसे बदलना है और बदल के ये होना है। तो ऋकार को नॉर्मली क्या होता है? आकार हो जाता है। अब इन्होंने दृष्टांत जो दिया है, त्रिणम तणम, जैसे आप ऋकार को इकार भी होता है तो तिणम भी बनेगा। तिनका, जो तिनका शब्द है उसमें तो का स्वार्थक प्रत्यय है, मूल शब्द तो तृण ही है, तृण का तिन हुआ, तो ऋकार को आगे इकार भी आएगा, दूसरे आदेश भी आएंगे, लेकिन अभी एक बताया कि ऋकार को क्या होगा? आकार। ठीक है, क्लियर? इद ऋषि आदिशु। रूपल बहन, आप लोग जो संस्कृत वगैरह नहीं जानते हैं वो थोड़े इन चीजों पर फोकस करें ताकि आपको सूत्र पढ़ना आए, उसमें क्या है ये आए। ठीक है ना? अब जिस सूत्र में भी आदि शब्द आ रहा है उसमें आपको क्या करना है? इसमें से देखो, पहले उसमें से देखना है कि आदि में कौन कौन से शब्द लिए गए। ठीक है, वो उसके आगे ब्रैकेट में लिख लेना। ठीक है, उनमें भी हम प्रैक्टिस नहीं कराएंगे, आपको प्रैक्टिस करना है कि यह काम हुआ है या नहीं। क्या काम हो रहा है? इसमें क्या अध्याहार है? ऋतः का अध्याहार है। किसका अध्याहार हुआ? ऋतः। ठीक है, तो ऋतः का अध्याहार है। ऋकार के स्थान पर इकार होगा ऋषि आदि शब्दों में। अभी मैंने बताया था कि इसको इकार भी मिलेगा, अगले सूत्र में आ गया। क्लियर हुआ? तो ऋषि आदि शब्दों में ऋकार को इकार होगा तो ऋषि को इसी भी बनेगा, कृषि को किसी भी बनेगा। समझ गए? किसान शब्द कैसे बना? कृषि का ही तो बना ना, कृषि का ही किसान बना, कृषक। अब वो लास्ट के प्रत्यय का अंतर पड़ा, पर री को ही तो हुआ ना, नहीं तो किसान बनता कैसे? बताइए, आपका प्रचलित शब्द है ना किसान। ठीक है ना? तो ये अपने को पहचानना है कि हाँ, ये वाकई में होता है, लोक जीवन की लोक भाषाओं में ये सब होता है, ये हमें कंफर्म करना। ठीक है, क्लियर हुआ? देखो, मैं अनुशासन प्रिय हूं, उसका मतलब ये नहीं है कि आपको समझ में नहीं आए फिर भी आपको हाँ भरना, ये इसका मतलब नहीं। क्योंकि उसकी समस्या ये होगी कि फिर मैं किसी को भी रैंडमली खड़ा करके वो हमें तो नहीं आया था साहब, तब नहीं सुनूंगा। शुरू में आप कह लेंगे समझ में नहीं आया, मैं मान जाऊंगा, पर जब आप सब लोग चुप रह जाए, हाँ हाँ कर दें, और मैं पूछूं तो ना करें, ये नहीं चलेगा। ठीक है, ये प्रॉपर कार्यशाला है, कोई औपचारिकता नहीं। आपको बाकायदा सीखना है और मेरा काम है उसके आपके जिज्ञासाओं का समाधान करना और मूल विषय पढ़ा। ठीक है, क्लियर हुआ?
समझ में आ गए दृष्टांत? बाकी आप अपने आप बना लेंगे आदि शब्दों में। किसी में परेशानी लग रही हो तो बताइए, ठीक है? देखिए उस बुक में आदि शब्द में कौन कौन से हैं। यदि नहीं देखते हैं तो आप गलत करते हैं। देखो, ऋषि, वृषि, गृष्टि, दृष्टि, सृष्टि, श्रृंगार। अब श्रृंगार को देखो, आप बोलते कैसा श्रृंगार पटार कर रहे हैं। श्रृंगार बोलते कि नहीं बोलते? कोई री कोई नहीं हुआ, ठीक है ना? मृगांक, मियंक लेहा कहा, मृगांक को मी हुआ कि नहीं री को? भिंग कहते ना, उनको कौन सी भिंग लग चढ़ गई। भिंग चढ़ गई माना समझते हो? चलो थोड़े से आप आपको रोचकता लाए। भिंग चढ़ाना शब्द तो सुना होगा, खासतौर पर बुंदेलखंडी तो जानते ही होंगे। तो उसके दिमाग में भिंग सवार हो गई थी। धुन धुन नहीं है असल में, वो भिंग माने भौरा, और भौरा भिनभिनाता है तो उसकी भिनभिनाहट जब हो ना कान में, कुछ समझ में नहीं आता। समझ गया ना? उसके बाद कुछ सुनाई नहीं देता, दिमाग काम नहीं करता, इसलिए वो प्रतीकात्मक बनाया गया भृंग, भौरा। समझे ना? तो वो भृंग का भिंग बना। अब भिंग को हम समझते हैं धुन सवार हो गई, वो एक्चुअली भौरे की जैसे आवाज है, वो भनभनाता है बहुत तेज। उसकी आवाज के बाद ये थोड़ा, अब ये चलेगा आपके पास जो कपड़े हो नहीं हो, जिसको ज्यादा लगे, मैं एक आध सोल तो मंगवा सकता हूँ अपने रूम से। थोड़ा सा इसकी जरूरत है, कल बहुत डिस्टरबेंस हुआ इसलिए चलेगा। गर्म कपड़े आपके पास है, कैप भी लगाए, जो भी करें, हमें कोई ऐतराज नहीं, स्लो चलने दो थोड़ा सा, ठीक है ना? और बाकी आप लोग अपने आप कंट्रोल करो, मेरे तक नहीं पहुंचे, बस इतना मेरा कहना। बात परेशान करते रहो, कोई दिक्कत नहीं। बार बार कुछ नहीं, वो अपने आप देखेंगे। एक को जिम्मेवारी दो, वो देखें, ठीक है ना? एसी चूकी लगे हैं कई, किसके पास ज्यादा है उधर का कंट्रोल किया जा सकता, ठीक है ना? इसको अपने अंडरस्टैंडिंग से चलाइए, मेरी क्लास मेरे भी चलेगी। उत्तरित्वादिषु ऋतु जी, आपकी चर्चा आ गई, आपके नाम की सिद्धि आ रही है। कहाँ बैठी ऋतु जी? बैठी है ना? हाँ। क्या हुआ? रिकार, अब इसमें भी वही है, सॉरी, ऋतो या ऋतः, ये षष्ठी है, ये प्रथमा है, ये सप्तमी। ऋतु आदि शब्दों में ऋकार के स्थान पर उकार होता है। ऋतु को प्राकृत में नॉर्मली उदु शब्द का प्रयोग चलता है। क्या चलेगा? उदु, ठीक है ना? आदि में क्या क्या है देखो जरा लास्ट में। ऋतु, मृणाल, मृणाल को मुड़ाल, ठीक है? पृथ्वी को पुहवी, वृंदावन को वृंदावन, हाँ, प्रावट को पावुस। आप बताइए महाराष्ट्र वाले क्या बोलते हैं? पाउस बोलते हैं ना? वो ठेठ प्राकृत है भले आदमी, तुम भले ही अपनी मराठी कहते रहो, ठेठ प्राकृत है। देखो लिख के बता रहा हूं, प्रावृष ऐसा सब प्रयोग था। आपने री को ऊ कर दिया, आगे का लोप कर दिया संयुक्त व्यंजन का, पाउस। पाउस माने वर्षा, सब मराठी जानते हैं। पाउस की ऋतु, ऋतु सब बोलते हैं। पावस रेन भाई। सर एक उदाहरण का साथ में समझाता हूं। किसका उदाहरण? इसमें इस सूत्र ये क्या है वो? उसी का देखो, आप जितने तत्पर बनेंगे, यही उपयोग रखेंगे, दाएं बाएं नहीं, तो आपको प्रॉपर समझ में आए। और थोड़ी भी ढील देंगे तो समझ में नहीं आए। अगले सेशन से एक स्ट्रिक्ट रहेंगे, कोई भी पहले इधर नहीं बैठेगा, पहले इधर की चेयर फुल होंगी, वरना ये मैं डिस्टर्ब होते ही रहूंगा।
लोग आते हैं, अब इधर की सीटें फुल है, वो दाएं बाएं देखेंगे, कोई बाहर रुक जाएंगे कि जगह नहीं है, जबकि यहाँ पर कम से कम अभी 15 सीट खाली पड़ी। समझे ना, बैठना ही यहाँ से शुरू करना है, अभी कुछ नहीं करना, क्लास डिस्टर्ब नहीं करो। बताओ क्या है ये? एक्चुअली षष्ठी है नहीं है, पर अभिप्राय ये है प्रथमा, ये अव्यय है। री को री माने कुल मिला के प्राकृत में 4 आदेश ऋकार को मिलेंगे, आ, ई, उ और री। समझ में आ गया? कौन कौन 4? आ, ई, उ और री। 4 आदेश प्राकृत में होंगे। 4 सूत्र आपके सामने आ गए। शॉर्ट में इतना ही समझना, ज्यादा उलझन संस्कृत सूत्रों की मत रखिए, इनका अभिप्राय क्या है वो अच्छी तरह समझ लीजिए, ठीक है ना। ऋकार को ये वाला री भी होगा, जैसे ऋषि मुनि गण सब गावत हैं, आपने तुलसीदास जी वगैरह के उनमें पढ़े होंगे ना, ऋषि, ये इसी से बन रहा। राथा था मूल में क्या? री, और री को हुआ क्या? री, ठीक है। रूपल बहन को समझ में नहीं आया? री, अरे ये वाला री, ये स्वर में है, ये व्यंजन और ई है, समझ गए ना। यही अंतर पड़ रहा, और कोई अंतर नहीं पड़ रहा, ठीक है। कई लोग इसी को, जैसे कृषि को लोग आज भी साउथ के लोग कृषि लिखते हैं। क्या है ये? का, रा, ई, सा, ई, तो यही हो गया ना री। बोलिए, हुआ कि नहीं हुआ? कृषि, कृषि, ठीक है ना। से 29 और 30 में क्या है कि इसमें भी ऋषि था और इसमें भी ऋकार। भले आदमी ध्यान दो तो समझ में आए, उसमें खाली ऋकार को इकार था और इसमें ऋकार को री है, व्यंजन सहित इकार है। 29 में ऊ है और 30 में री। हाँ, 29 में ऊ है, उसके पहले ई था। 4 हैं, 27 में अ, 28 में ई, 29 में ऊ और 30 में री। जो है हम बड़ा क्लियर बता रहे, फोकस नहीं है आपका, इसलिए आपको परेशानी हो रही है। कौन सा बता रहे? अभी तो पहले हम इतना बता रहे हैं कि ये क्या है। ये असल में जो इति का प्रयोग है वो री वाले परिवर्तनों की पूर्णता के लिए, कि री को जितने आदेश होते हैं, और दूसरा अर्थ इसका ये है कि एक्चुअली जो प्रॉपर री भी बोलना चाहते हैं, री को बदलना नहीं चाहते हैं, जिनकी जिद है, लेकिन वो ऋषि भी पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे ऐसे, लिखेंगे ऐसा और पढ़ेंगे ऐसा। सर, ये दोनों के उच्चारण में आप एक बार अंतर बता देंगे, री और स्वर? मैं वही तो बता रहा हूँ, कल भी ये बात कही थी कि जो री और लिरी, ये जो स्वर हैं, स्वयं राजन्ते इस रूप में बोलने के लिए बहुत बड़ा अभ्यास चाहिए, कोई वो कर सकता है। हमारे आपको
इनका अभ्यास नहीं है। हम ऋषि ही बोलते हैं। जितना चाहे संभाल ले, 19-20 अंतर आएगा, पर जिसे स्वर कहते हैं आ ई उ, वैसे री लिरी नहीं बन रहे। ए ओ ऐ औ सीधे कंठ से वायु निकलती है, मुंह से निकल जाती है, कहीं कोई बाधा नहीं आता। लेकिन री लिरी में आप बोल के देखिए, करिए प्रैक्टिस, तो जब आप उसका प्रयोग कर लेंगे तो व्यंजन बन जाएगा। और जब रा व्यंजन है तो उसके साथ ई तो यही बनेगा ना। आप दावा करते हैं कि हम ये नहीं करेंगे, लेकिन उसका उच्चारण करके तो बताइए श्रीमान। प्रॉब्लम समझ में आ रही ना? जब आपसे उसका उच्चारण करते ही नहीं बनेगा, तो भाषा का मूल रूप क्या है? लिखित है या उच्चारण है? इस देश में ज्ञान उच्चारण परंपरा से जीवित था, लिखित परंपरा से नहीं था। चाहे वेद हो और चाहे आगम हो। वेदों को श्रुति कहा गया, आगमों को श्रुत कहा गया, किसी में लिखित नहीं कहा गया। ये कहते हैं कि वेद हमारे ब्रह्मा जी के वचन हैं, शाश्वत हैं, हम मान लेते हैं। क्यों? जब तक श्रुति है, तथा च श्रुतिरियम, जब तक श्रुति है ये संभव है, लिखित में कोई शाश्वत संभव नहीं। समझिए ना? हमारे भी तीर्थंकरों के वचन है, तीर्थंकर कब से? अनादिकाल से हो रहे, वो श्रुत है। उन्होंने कहा, हमने सुना, ये परंपरा आगे चलती रही। ये उच्चारण में री और ली स्वर तभी थे जब लिखित परंपरा नहीं थी। लिखित ने इसका सत्यानाश किया। समझ गए ना? अब लिखित में जो रा और ला घुस गए, उसमें आकृति में जब मिले हुए हैं, तो हम कैसे कहें कि नहीं? पॉइंट समझ रहे हैं? देखो, कभी कोशिश करना, ये लिपियों का विकास कैसे। मैं एक दो चीजें संकेत में बताता हूं, मेरा उद्देश्य नहीं है, मेरा ही काम बिगड़ेगा। देवनागरी के और ब्राह्मी से लेकर देवनागरी तक के विकास परंपरा में दो मूल आकृतियां हैं, तीसरी आकृति नहीं। एक दंड और एक वृत्त। सारे लेटर इसी से बनते हैं। इस वृत्त को दो टुकड़े में कर दो और दो टुकड़े बगल में रख दो। एक दंड ऐसा लो, एक दंड ऐसा लो। अब बताओ, अब पूरी सारी आप बना के देख लो। हाँ, सही है। दक्षिण में, कन्नड़ में खासतौर पे और तेलुगु में पान बहुत खाया जाता। समझ गए ना? उनकी आकृति में पान घुस गए। उनकी जो भी बनती है कन्नड़, उन्होंने ये दो तो रखे, दंड भी है उनके में, लेकिन साथ में अधिकांश में पान घुस गया। कभी पान टूटा हुआ है, कभी पान पूरा साबुत है, कभी पान मुड़ा हुआ है, जो है कन्नड़ के। समझ रहे क्या कर रहा हूं? क्यों? इसी को थोड़ा क्या हो गया, चाह हो गया कि नहीं हो गया, और ये ऐसा करके चंद्र हो गया कि नहीं। इसी के आगे कर दो तो चंद्रिका, सॉरी, ये चंद्रिका हो गया। अब अभी कन्नड़ वन्नड़ नहीं सिखाऊंगा, लेकिन ये बता रहा हूं कि लिपि और भाषा, इनमें क्षेत्रीय प्रभाव होता है। मनुष्य पहले बॉल फेंक के मारता था, वो डंडा मारता था। दो से पूरी लिपि बन गई आपकी, खेलते खेलते। हाँ, समझ गए ना? तो हमें भाषाओं और लिपियों की वास्तविकता को जानना है और समझना है। ये जो विद्वेष पैदा हुए,
इसको क्या कहते हैं? जहां आप बैठे हैं यूनिवर्सिटी, मतलब आप यूनिवर्स में आइए, डाइवर्सिटी क्यों सीखते हैं? पढ़ाने वाले सारे डाइवर्सिटी सिखाते हैं, नाम यूनिवर्सिटी रखते हैं। वो कहते हैं प्राकृत, वो कहते हैं हम संस्कृत, वो कहते हैं आप जैन, हम बौद्ध, सब डाइवर्सिटी सिखा रहे हैं। हु इट इज यूनिवर्सिटी? थोड़े थोड़े कभी कभी आपको शब्दों की भी जानकारी दूंगा, जिससे आपको थोड़ा माइंड तो चेंज हो। हमारा उद्देश्य कभी विभाजन नहीं रहा। आप अपनी पसंद, किसको मिर्ची पसंद है खाइए, लेकिन इसको बिना मिर्ची को गाली मत दीजिए। बस ये हमारा विजन है। वो भी एक चीज है, वो भी खाई जाती है, वैसा भी पसंद लोगों को होता है। समझ में? हमारी माँ थी, जितनी तीखी मिर्ची निकले कहती कितनी मीठी मिर्ची, अभी तीखी नहीं, उन्हें तीखा बहुत पसंद था। अब ये आपकी पसंद, उससे ही तो मीठा शब्द बना है, स्वीट बना है, वरना कोई खाता नहीं है किसी को, लेकिन उसको स्वीट और स्वीटी कहते हैं। दरअसल मेरा एक ही लक्ष्य है, पढ़ाएं कितने ही, शास्त्र को बोझ नहीं बना, मन में खुशी बनी रहे, कुछ हमने जाना है इसका हर्ष बना रहे, तब तो पढ़ाना सार्थक है। कोरी पंडिताई इससे वो बोझ बनाती है। अयुक्त नियुक्त, क्वचित युक्त अपि, क्वचित तो अव्यय है, ये अपि भी अव्यय है, युक्त षष्ठी है, लेकिन विशेषण है। इसका मतलब इसमें असली षष्ठी और प्रथमा दोनों गायब। बात समझ में आई? इसमें असली षष्ठी और प्रथमा दोनों गायब है। वो क्या होंगे? पिछले सूत्र में क्या था, समझ में है ना? तो जो युक्त होंगे, माने युक्त किसको कहते हैं? संयुक्त व्यंजन। दो व्यंजन वर्णों के बीच में जब कोई स्वर नहीं होता है तो उसे क्या कहते हैं? युक्त। संयोग, संयुक्त, कोई भी नाम लो, यही कहा जाता है व्याकरण में। तो क्वचित युक्तस्य अपि, जब ये रि शब्द किसी के साथ संयुक्त व्यंजन के रूप में प्रयोग होगा, वहां भी इसको रि कर दिया जाएगा। समझ गए ना? जैसे आपको कृषि का कृषि लिख के बताया था कि नहीं बताया? ठीक है, तो शब्दों में बड़ा चमत्कार होता है। फॉर द एग्जाम्पल, हम लोग एक प्रयोग करते थे कि क्या प्रयोग लिखा है? गुणा। अब ये अरबी लोग आए, उन बेचारों को समझ में नहीं आया। आप क्यों गुणा माना? गुण माना, गुण, ठीक है ना? उनने पढ़ा, ड़ा बोल नहीं पाते थे, ड़ा को ना कर दिया और विसर्ग को हा कर दिया। गुना। आपके यहाँ जो गुण थे वो उनके यहाँ गुनाह था। गरबा समझ में आया? कभी कभी ये क्षेत्र से क्षेत्रांतर, संस्कृति का भेद होने से बहुत सी चीजों की परिभाषाएं बदलती हैं, लेकिन विद्वान वास्तव में वो है, पहले होते थे जो पूरे विश्व में घूमते थे। एक डॉक्टर ईश्वर चंद्र राही हुए, कहने के डॉक्टर लोगों ने उनको मानद डॉक्टरेट दी थी। वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, 9वीं फेल थे। पूरा विश्व साइकिल से घूमे,
और पूरे विश्व की लिपियों पर इतने मोटे मोटे 2 वॉल्यूम बुक लिखी, उसमें उनके चार्ट दिए। मैं अपने छात्र जीवन में था, खर्चा चलाने के लिए स्कॉलरशिप मिली थी, लेके आया, देखा कि ये बुक मिल रही है, मैंने बुक खरीद ली, 8 दिन पानी पी ली। इसके प्रति, शास्त्र के प्रति आपका समर्पण होना चाहिए, वो आपका भोजन बनना चाहिए। ज्ञानामृतम भोजन कहने से काम नहीं चलेगा, उसको आपको कभी अपनाना भी पड़ेगा, ठीक है ना। तो ऐसे लोगों ने वास्तव में विद्या को जीवित किया, उनकी कभी विरोध नहीं होता। वो किसी एक मान्यता के समर्थक हो सकते हैं लेकिन दूसरे के विरोधी नहीं होते, वो जानते हो उसको। तो हम इन सब कुछ समझे। क्रिश्चियन जो बन रहा है ना, यदि आप ढूंढना जाएं, थोड़े खोज करेंगे तो ये भी आपसे कहीं ना कहीं मिलते जुलते लगे। बहुत से शब्द मैंने कई बार लिखता रहता हूं अपने स्टेटस में, आते रहते हैं जो शब्दों में कोई ज्यादा अंतर नहीं, लेकिन आप बिल्कुल एक विचारधारा वाले अलग प्रयोग करते, दूसरे वाले अलग प्रयोग करते। दृष्टांत उसमें दिया है, देख लेना, नहीं आया समझ में तो एरिसो केरिसो, तो उसमें दृश्य दाम में री जुड़ा हुआ है तो संयुक्त हो गया ना, तो उसको उन्होंने री करके प्रयोग किया है, एरिसो केरिसो। वृक्षे वेन रूह वा, वृक्ष शब्द में सप्तमी एक वचन, तृतीया एक वचन, प्रथमा एक वचन, अव्यय क्या नहीं है? षष्ठी नहीं है। षष्ठी क्या होगी? मुझे खुशी है कि जो लोग संस्कृत के रूप नहीं जानते, विभक्तियां नहीं जानते, वो भी बोल रहे हैं कि हाँ ये कमी है, ये होना चाहिए। ये सामूहिक अध्ययन का, ऐसी क्लासेस का सबसे बड़ा फायदा ये होता है, लोग उसको प्रॉपर प्रयोग करके सीखते। राजन क्या पूछा है? हाँ चुप के बैठा है, नहीं आया, उसको एब्सेंट करना ध्यान से सुनो। नीरज है कि नहीं? चलो, तो वृक्ष शब्द में वा सहित विकार को रू हो जाता है, उकार नहीं, रू। अब क्या हो जाएगा? वृक्ष, रुख, रूख, रूखड़ा। राजस्थानी में प्रयोग करते हैं ना, रूखड़ा। वो छोटे छोटे अंतर पड़ते हैं पर बेस यही है, ठीक है ना। आप कहीं देखिए, राजस्थानी में नहीं, बुंदेलखंडी में भी और भाषाओं में, ब्रज में भी है, ये क्या रूख से ठाणे है बोलते ना। तो ये रूख पेड़, मैं बताऊं आपको, एक बार कहीं गए तो एक बॉटनिकल गार्डन गए, तो बॉटनिकल गार्डन में माता पिता को ले गए, देखो कहाँ लाए बॉटनिकल, वो क्या होता है कि यही है, कि ऐसे रूख तो हमारे घर गांव में बहुत ठाणे, इनके लिए लाए थे तुम हमें इतने परेशान करके, रूख, समझ गए। लेकिन ध्यान रखना, यही रू यदि ह्रस्व हो जाए तो इसका अर्थ बदल जाता है। आपका क्या रुख है, ये उर्दू हो जाएगी, उर्दू में इसका अर्थ बदल जाएगा, ठीक है।
कोई बताएगा इसका क्या अर्थ है? जयति लिरकार, लिरता माने षष्ठी दिया है तो मतलब लिरकार के स्थान पर इली होता है, ठीक है ना। कहा? किलृप्त शब्द में। किलृप्त शब्द में लिरकार के स्थान पे इली आदेश होगा। देखो किलृप्त का लिरी पा आ, यही हिज्जे है, ये लिरी है, इसकी जगह होगा इली, तो क्या बनेगा? किलित। ठीक है, शब्द तो समझ में आया ना कैसे हुआ? इस सूत्र ने क्या किया? इली जोड़ा ना इसमें, ये लिरी की जगह इली आया जब तो एक काम ई आया, वरना तो ये अधूरा था, ठीक है ना। ये अपन प्रयोग इनके ज्यादा करते नहीं, बहुत रेयर करते हैं, इसलिए गीला, क्लिप्त माने गीला। नेक्स्ट है एतः इद वेदन देवर्यो, यही है ना सूत्र? गलत तो नहीं लिखा? वेदना, हाँ। षष्ठी एक वचन, प्रथमा एक वचन, सप्तमी द्विवचन। वेदना और देवर शब्दों में एकार की जगह इकार आदेश हो जाएगा। क्लियर हो? वेदना को वियणा, देवर को दिउर, दिवर भी होगा और दिउर भी हो, ठीक। मैं थोड़ा सा एक बार आधा कोर्स निपट जाए ना, फिर मैं आपको एक्स्ट्रा कुछ चीजें बताना शुरू करूंगा। अभी मेरे ऊपर भी प्रेशर है कि पूरा कैसे हो, ठीक है ना। मैं चाहता हूं ये पूरा हो। ये प्राकृत के सार्वभौमिक और सार्वकालिक नियम है, कोई एग्जाम्पल की जरूरत नहीं। और एग्जाम्पल निकालो तो सारी एग्जाम्पल। विजय जी क्या हुआ? आई की जगह ए होगा, आपको बताया था ना वर्ण संपदा में, क्लियर किया था ना। बस आई की जगह ए होगा, ऐसे ही आगे आएगा औ की जगह ओ होगा। एग्जाम्पल निकालो तो सारी एग्जाम्पल है, और नहीं तो एग्जाम्पल की जरूरत ही नहीं, क्योंकि प्राकृत में ये होता ही होता। प्राकृत में होता है माने आम जनता में हो, समझ गया? आम जनता भी नहीं बोल पाती, वो या तो औ की जगह ओ बोलेगी, नहीं तो आ उ, दो स्वर बोले, समझ गया? जब आप बोल ही नहीं सकते हो तो फिर काहे को कहते? जरा रोचक बात बताओ, आधी आबादी नाराज मत हो। देखो, एक शब्द सुना होगा आपने, सुना है? अब एक शब्द है तो आपके हिसाब से तो बिल्कुल सही है, प्राकृत के हिसाब से, ठीक है ना। लेकिन बुंदेली में ये संज्ञा है और ये क्रिया है। यदि इतना समझ में आ गया तो आ गया होगा, नहीं तो फिर मैं भाष्य करूं।
हमारे पिताजी कहते थे इन्हें जो औरत सो करत, ना कोई की सुनत और ना कोई की गुनत। समझ गए? और ना माने जो मन में आई, ये क्रिया है। मन मर्जी करना एक क्रिया है और ये संज्ञा। अब प्राकृत में तो दोनों एक जैसे हो जाएंगे, लेकिन आपको पहचानना पड़ेगा ये संज्ञा है क्रिया है। अब जब संज्ञा और क्रिया एक रूप हो जाए तो भैया बच के रहना, खतरा है। आया मजा? देखो कुछ कुछ चीजें भले ही वो कोर्स में नहीं है, लेकिन एक्स्ट्रा जानकारी देके आपको मेरा काम है चीयरफुल रखना। ये सूत्र नहीं पता नहीं आई। बताइए श्रीमान, कौन बताएगा? हाँ चकोटे जी। अरे विद्वान हो, प्राकृत पढ़ाते हो तो कम से कम पूरा तो बोलो। दैत्यादि शब्दों में कौन कौन, आदि में कौन कौन होंगे? ये इसलिए मैं करता हूं कि आपके पास है उत्तर, पर आप पहचाने। आपको ध्यान होना चाहिए, इग्नोर नहीं करें। तो दैत्य चैत्यादि जो शब्द हैं उनमें क्या हो जाता है? ऐकार के स्थान पे ऐ। ये भी होता है पहले सूत्र से, और दूसरे वो सामान्य सूत्र है, ये विशेष है। ठीक है ना? उसमें ऐ भी हो। ठीक है? क्लियर? अब जैसे कई लोग हैं, भैरव शब्द है, ये भैरव, ये भैरव रावण क्या है? ये शब्द पूछ रहा हूं। राजन कल से नहीं आएगी आप, यदि 10 बजे पहले नहीं आ सकते आप तो एब्सेंट लग चुकी है आपकी। किसी को भी छूट नहीं है, और एक एब्सेंट माने सर्टिफिकेट कैंसिल। चारों सत्रों में समय से उपस्थिति हर किसी की जरूरी है, हर प्रतिभागी के लिए बता रहा हूं। एक भी सत्र में यदि आप अनुपस्थित हैं तो आपको प्रमाण पत्र नहीं दिया जाए। इतना है, मानिए, चाहे भला मानिए चाहे बुरा मानिए, ये हमने पहले लिखित में दिया हुआ सब, और इसीलिए हर किसी से लिखवा के लिया। भैरव और रावण, इन शब्दों में मूल शब्द क्या है? रव। रव माने आवाज, जिनकी आवाज भयकारी है। ठीक है ना? उससे भैरव शब्द बना। और रावण, जिसका रव आपके लिए अंतर्मन को व्यथित करने वाला, घबराहट पैदा करने वाला है, इसलिए उसका नाम था रावण। वो इतनी भयंकर आवाज में रोया, कैलाश पर्वत जब उखाड़ने लगा, बाली मुनिराज तपस्या कर रहे थे। ठीक है ना? इन लोगों की मान्यता में शंकर जी का निवास था, तो वो उन्हीं को उखाड़ के समुद्र में फेंकने के लिए तैयार हो गया। तो वहां पर उन्होंने अकेले पैर के अंगूठे से दबाया, तो वो दबने लगा जमीन में। वो ऊपर से वजन प्रेशर नहीं सह सका, तो बड़ी जोर जोर से चिल्ला के रोया, तो उसका नाम पड़ा रावण। समझे? आप लोगों ने वो जगह नहीं देखी होगी, मैं होके आया हूं, जहां पर आज भी राक्षस ताल
और मानसरोवर दोनों बने हुए। उधर से डिस्कनेक्ट हो गया, देखिए क्या हुआ, किसने किया। उससे बिल्कुल दूर बैठिए राजन, थोड़ा उससे हट के बैठिए। टच हो गया वो, इसलिए बंद हो गया था। बात समझ में आई। वहां आज भी राक्षस ताल है, उसका पानी एकदम खारा है। मान्यता है साहब कि वो रावण के आंसुओं से बना था, इसलिए उसका नाम राक्षस ताल। उसका पानी आज भी खारा है और मानसरोवर एकदम मीठा है। कैलाश पर्वत के एक और मानसरोवर झील है, दूसरी ओर राक्षस ताल है, ज्यादा दूरी नहीं है। लेकिन राक्षस ताल उसमें हमेशा जोरदार चिंगाड़ने वाली लहरें रहती हैं और मानसरोवर लहरें रहती हैं पर उनमें शोरगुल नहीं होता, शांत रहता है। और राक्षस ताल में एक और खूबी है, रावण का प्रिय रत्न था पन्ना, एमरल्ड। वहां आज भी, वहां जाइए कभी तो कोई संयोग होगा तो लहर के साथ पन्ना फिक के आएगा और वो पन्ना हमें मिला था। और वो पन्ने के बाजार में आप कीमत नहीं लगवा सकते, कोई सही ज्वेलरी बता नहीं सकता कीमत की। हमारे एक मित्र है वहाँ के यहाँ सोहना के, उनने जिद करके ले लिया था मेरे से, पर उनने बहुत कहते अब कई ज्वेलरियों को दिखा चुके, कोई कीमत नहीं बता। तो ये संयोग है, प्रकृति में बहुत कुछ होता है, लहर के साथ फिक के आता है अपने आप। टेम्परेचर हमेशा माइनस में रहता है। उस जगह में आना जाना, मैं पूरे सब यात्राएं किए हुए हूँ, जानकारी लिए हूँ, जब बता रहा हूँ तो वो वहाँ रावण की कथा सुनाते हैं लोग, जो बाली मुनिराज के अपने आते ना, आज भी वहाँ पर बताते हैं लोग, तिब्बती लोग। चलिए। धवल मंगल गान रवा कुले। हाँ, वो रब माने वही आवाज। दैवे वाह, बताइए कौन बताएगा? श्रीमान बताइए। आदि शब्दों में, आदि शब्द कहाँ है? दैव शब्द में पहले सही बोलना सीखिए। जब एक वचन लिखा हुआ है मैंने, तो आप बहुवचन का प्रयोग नहीं कर सकते, ठीक है ना। दैव शब्द में ऐकार के स्थान पर ऐ का आदेश विकल्प से। सिंपल तरीका समझ में आ गया? क्लियर हुआ सभी को? इसका मतलब है द इव और देव, ये दोनों रूप बनेंगे। किसके? दैव माने भाग्य होता है, दैव माने देव नहीं होता। अब आप लोग हिंदी में प्रयोग करते हैं देव योग से, वो है क्या? दैव योग। लेकिन अधिकांश लोग देव योग शब्द का प्रयोग करते हैं। वो क्या है? ये वाला देव है, वो स्वर्ग के देवता वाला देव नहीं है। डबल वाली डबल ए को आई हो गया ना। आई बोलो ना, डबल क्या होता है? सिर्फ ये है, जो चीज है वो ये है, सामने लिखी हुई है, ठीक है? तो पिछले से ली हुई ना ये आई, ये ब्रैकेट में जो लिखा है वो अध्याहार ही है। ऐता और ऐ, पिछले से लिया, ये दोनों पर अध्याहार, समझ गए? जब ब्रैकेट में लिखा है माने अध्याहार, जो मूल में लिखा है वो सूत्र, ठीक है? इत सैंधवे, कौन बताएगा?
शुद्धात्म बड़े एकार की जगह इत हो जाएगा सैंधव शब्द में। देखो भैया, आगे इत मत बोलना अर्थ में, क्योंकि ये संस्कृत वाले हैं। ये इनके यहाँ इत एक संज्ञा है, जिसका इत होता है उसका लोप होता है। ये खतरनाक लोग हैं, इसलिए बैरवाजी भी आपके पास बैठे हैं, आपका लोप कर देंगे। नहीं सर, यहाँ पर इसका तपर करना कि उसी काल का उच्चारण। भाई क्या है बैरवाजी, थोड़ा बहुत इस बहाने इन्हें इत एक संज्ञा है, ये तो बताई हमने। जी 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 जी। आप मेरा उद्देश्य समझिए क्या है। व्याकरण में, संस्कृत व्याकरण में क्या क्या चलता है, थोड़ी थोड़ी जानकारी मिलना चाहिए। थोड़ा हास प्रयास भी होता रहे, वरना व्याकरण जैसे शुष्क विषय में कैसे पढ़े लोग। ये सब अलग अलग बैकग्राउंड के लोग हैं, ये संस्कृत बैकग्राउंड के लोग नहीं है। इनमें से मुश्किल से 10% होंगे। हो गया। सैंधव शब्द में कई बार सिंधुव ऐसा प्रयोग बने तो उसका अर्थ सिंधु माना समुद्र नहीं है, सैंधव। सैंधव का तो अर्थ समझते हैं, दो प्रयोग चलते हैं। सैंधव माना है, खाने के समय बोला सैंधव माना है, और वो सिंधु देश का घोड़ा ले आया तो भी पिटा। और घूमने के समय बोला सैंधव माना है, वो नमक ले आया प्लेट में तब भी पिटा। कहते महाराज बड़े विचित्र हो। सेंधा नमक, सेंधा माना सेंधा नमक भी होता है, समझ गए ना। और सिंधु देश का घोड़ा भी होता है। ऐसे मजे भी लो और पढ़ो। सेंधा तो बनी गया। हाँ, सेंधा तो वो ए वाला रूप है। हाँ, गौतम गणधर जी जरा बताएंगे। बड़ी नहीं, आई, समझ गए ना। इसमें बड़ा छोटा नहीं चलता, आ ऊ तक तो चलता है बड़ा छोटा, इनमें नहीं चलता। ठीक है। धैर्य शब्द में ये आई है, इस आई को क्या हो जाएगा, ई। क्या बन जाएगा, समझ गए ना। वो बहुत अधीर है, धीर। ये था धैर्य शब्द था भाववाची, और धीर शब्द हो जाता है प्राय व्यक्तिवाची, लेकिन लोक में दोनों अर्थ में चलता है। अब प्राय वही रहता है। ठीक है, क्लियर। कर रहे एक सेकंड लिख तो लूं। पहला सूत्र आपका आया है कि जो एक सूत्र में दो दो आदेश हो रहे हैं। दिख रहा आप, मूल चीज क्या है, सप्तमी प्रकोष्ठ शब्द में। ठीक है, क्या है, प्रकोष्ठ शब्द में पहला काम क्या होगा, ओ तो माने ओकार की जगह अद अकार का प्रयोग हो। ठीक, एक चीज समझ गए क्या हुआ, ओकार की जगह अकार का प्रयोग होगा। ठीक है। दूसरा काम कस्य वह, और का की जगह वा भी हो जाए। अब देखो, इसको मैं पूरा लिख के बता रहा हूं, शांति से देखिए।
अब आपको दिख रहा है सबको क्लियर? पा रा प्रा, पारा आ तीन मिलके प्रा बना, का और ओ मिलके को बना, ये शा है, ये ठा है और ये आ है। ठीक है ना? प्रकोष्ठ शब्द में क्या काम किया इन्होंने? ओ तो अद, इस ओ की जगह कर दीजिए आ। ठीक, उसके और का की जगह कर दीजिए वाह। क्लियर? समझ में आया? देखो, बोर्ड के बिना आप बोल बोल के उतना नहीं समझा सकते, कंफ्यूजन होता है। बोर्ड ही एकमात्र साधन है जिससे सही समझ में आता है। ठीक है? तो का की जगह कर दिया वाह और ओ की जगह या। ओ तो अद, ये काम है, कस्य वह, ये काम। ठीक है? अब बाकी जो परिवर्तन होगा वो इन सूत्रों का काम नहीं। इसका बनेगा पा अठ, देखो ना, आप ओ को आ किया और का को वा किया, ए सॉरी वाह, पवठ। अब हमें भ्रम होता है कि ये प्रविष्ट ऐसा कुछ है, लेकिन ये है क्या? प्रकोष्ठ। ये दोनों मिलते भी हैं। क्यों मिलते हैं? मिलते इस तरह से हैं कि प्रकोष्ठ कमरा पूरा बंद होता है, दरवाजा एक होता है, वो घुसने के ही काम आता है। प्रविष्ट घुसना, प्रकोष्ठ जिसमें घुसा जाए। ठीक है? तो प्राकृत वालों ने दोनों को, प्रविष्ट और पवट, दोनों को मिलता जुलता बना दिया। ठीक है? प्रवृत्त का भी ई बनेगा। हाँ, पवट। औतः ओर, कोई जैसे ऐता एक था, ऐसे औतः ओर। दृष्टांत लो नहीं लो, ये प्राकृत का एक यूनिवर्सल रूल है, सार्वभौमिक नियम है, सब जगह लगेगा। औ आएगा नहीं, औ को जनरली तो ओ ही होगा। ठीक है? है? वो अथवा के अर्थ में ही हो। वा जो है सूत्र में, उसका अर्थ विकल्प। नहीं नहीं, कश्य वाव पूछ रहे हैं ना, नहीं, का वाव हो गया था। ऐसा है, यदि जहां अब ये वाह बोलेंगे तो मैं वही अर्थ समझूंगा ना जो आप उच्चारण करेंगे। नहीं, ये बोल रहे हैं कश्य वाव का। कहा का, जो का कई जगह वाह होता है वो विकल्प नहीं है, वो तो वकार है। वो तो वही मैंने अभी बताया कि उसका मतलब विकल्प है कि एक बार आ होगा, एक बार आ नहीं। ठीक है भाई? जो चीज हम बता चुके उसको हम बार बार रिपीट नहीं करते। मनीला बताइए। पौर आदि नहीं, पौर आदि। हाँ, बैठ जाइए। पौरव
कौरव, समझ गए ना, सौरभ, ये सब जो बन रहे हैं एक्चुअली इस उच्चारण के साथ बन रहे हैं ये, लेकिन इसको हम मूल रूप में सही उच्चारण करना नहीं जानते। देखो आप, पौरव, पुरुवंशियों को पौरव कहा जाता कि नहीं, उसको बनेगा औरव। पुरुवंशियों को कौरव कहा जाता है, उसका बनेगा कौरव। ऐसे खतरनाक है, क्यों? क्योंकि कौआ को भी कहा जाता, फिर वो काए हो जाता, ठीक है ना। ऐसे ही सौरव, सौरव, ठीक है, क्लियर हो गया, समझ में आया सबको? क्या कौशल, समझ में आया बेटा? चलो बहुत अच्छा। पवन जी क्लियर हो रहा है ना? हाँ, ये केमिस्ट्री अलग है, आपको पता नहीं होगा। ये केमिकल इंजीनियर है और इनकी अपनी फैक्ट्रियां थी, आजकल छोड़ के शास्त्र अभ्यास में लगे हैं। वहाँ पर फैक्टर से यूज करते हैं, यहाँ पर हमारे वर्णों हाँ। आदि शब्द का अर्थ अपने आप निकाल लेना, नीचे दिया हुआ है, हर चीज नहीं पढ़ाऊंगा। आचा गौरवे, प्रांजल बताओ बेटा। ठीक है, गौरव शब्द में औकार के स्थान पे आकार भी होता है। चा माने भी, माने पिछला जो था वो भी होगा और ये भी होगा, मतलब गौरव भी बनेगा और गारव भी बनेगा। असल में गड़बड़ी क्या थी कि गौ माता का रव तो कुछ और हो जाता, इसलिए उन्हें गारव बनाना पड़ा। नहीं समझे? कई लोग पकड़ ही नहीं पाए मैंने क्या कह दिया। क्यों फरीदाबादी, क्या बोला मैंने? कुछ नहीं पकड़े। मैं अपने यूनिवर्सिटी की क्लास में मेरा कोई स्टूडेंट यदि नजर झुका के लिखने लगे, क्लास से बाहर कर देता हूं। आई कांटेक्ट बना रहा है और लिखो, तब आपको समझ में आता है कि आपके टीचर क्या कह रहा है। आप लिखने को नीचे किए और कनेक्शन खत्म, समझे ना? आपकी ये गलती थी। गौ गाय, उसका रव माना रम्हाना कहलाएगा, फिर वो गौरव नहीं रह जाएगा, गौरव का विषय नहीं होगा, समझ गए ना? फिर तो ऐसी गोष्ठी भी होता है, जहाँ गाय बैठ जाए वही गोष्ठी है। लज्जा भय गारव, वो अर्थ अलग है, लेकिन यहाँ पर गारव का ये प्रयोग क्यों बनाया गया? भाई औ तो बोल नहीं सकते, ठीक है ना? तो वो वहां गारव का अर्थ निकृष्ट अर्थ में, अच्छे अर्थ में नहीं, ठीक है ना? लेकिन यहाँ पर ये रूप बनाया गया ताकि ये गौरव में रम्हाने की आवाज ना समझा जाए। रंबाना गाय रंबाती है। हाँ, विकल्प में स्वीकार किया, लेकिन उसकी जगह मूल आदेश क्या किया? गारव। ठीक है, क्लियर? गुरुजी फिर इसके जो अर्थ है भिन्न हो जाएंगे। नहीं, यही तो मैं कह रहा हूं कि जो लज्जा भय गारव, जो संस्कृत निष्ठ गारव है, उसका अर्थ निकृष्ट है, और जो प्राकृत निष्ठ गारव है, इसका अर्थ उत्कृष्ट। वाह वाह
भगवान। समझ में आ गया ऋषभ? चलो कुछ क्लियर हुआ? कौन बताएगा? बताओ। माने सौंदर्य सुंदर ऐसा प्राकृत में रूप बने। अकेला सुंदर बनाओगे तो उसका अर्थ अलग होगा, लेकिन वो सुंदर बनाएंगे उसका मतलब सौंदर्य है। सुंदर व्यक्ति होता है, सुंदर व्यक्तिवाची विशेषण है और सौंदर्य गुणवाची विशेषण। विशेषण दोनों है, समझ गए ना? लेकिन दोनों के विशेषणों की प्रकृति में अंतर है। सुंदर व्यक्ति कहलाएगा लेकिन सौंदर्य उसकी विशेषता कहलाएगा। ठीक है? आदिशु उसमें दिया है, निकाल लेना, साफ दिया है। सौंदर्य, मौंजायन, शौंड, कौक्षेयक, दौवारिक, ठीक है, और वो जान लेना पंडितों ने जो दिए हैं। आप तो अपने काम की चीज निकालते हैं। एक आपको वचन देता हूं, योर अटेंशन प्लीज। पेपर में जो ये आदिशु है, इनमें जिनके बारे में मैंने खोल के नहीं बताया उन पर कोई प्रश्न नहीं आएगा। फिर तो बच गए 0-0 आने से। मेरे पास अभी समय नहीं है, वरना जब जो लोग मेरे से प्राकृत का सर्टिफिकेट डिप्लोमा कोर्स पढ़े हैं वो जानते हैं मैं पेपर लेता था। पहले हर पेपर आपने जमा कर दिया, आंसर शीट, उसके बाद मैं हर प्रश्न का पॉइंट टू पॉइंट किस बात के कितने उत्तर है हर चीज बता देता था, डिक्लेयर कर देता था। कॉपी चेक कर दी, कॉपी आपको लौटा दी। यदि उसमें नंबर किसी में कम मिले, माने का आपको बता ही दिया कि क्या उत्तर है असली, किसी को कम मिले तो आप बढ़ा सकते हैं, अपने आप बढ़ा के ले आओ, लेकिन कारण बताना पड़ेगा। समझ गए? लोग इसमें भी संतुष्ट, अरे साहब वो भूल चूक हो गई थी हमसे, तो मैं कहता था बुक तुम्हारे पास है, नोटबुक तुम्हारे पास है, आंसर शीट तुम्हारे पास है, 3 दिन बाद जमा करना। लेकिन अब नेगेटिव मार्किंग होगी थी, एक भी गलती आ गई थी। मजे की बात हुई, किसी को आए थे 25 नंबर, ठीक है ना, वो जो सुधार के लाए उसमें 24 ही सही थे, -2 आए। हमने बहुत प्रयोग किए इस विश्वविद्यालय में, पढ़ने वालों को इतनी सावधानी होती थी। लोग वाग पेपर चोरी करने के तरीके निकालते थे, कैसे कैसे हो, उन दोनों मोबाइल तो था नहीं, समझ गए ना, रात को प्रिंट करा के रखते थे, लोग वाग जुगाड़ में रहते थे, समझे। किसी को, इवन हमारे विभाग के डॉक्टर विकास चौधरी हमारे साथी हैं, मैं ये गारंटी दे रहा हूं उनको भी पता नहीं होगा पेपर कहाँ, पेपर एग्जामिनेशन सेक्शन में बनेगा, वहीं प्रिंट होगा, वहीं सील होगा और मैं सुबह लाके आपको, समझ गए। किसी को पता नहीं चल सकता। पैटर्न जरूर आपको थोड़ा बता दूंगा, एक पॉइंट बता दिया, बाकी और बता दूंगा, आप सीखिए और उसके निश्चिंत होके करिए। ठीक है? परीक्षा प्रॉपर परीक्षा होगी, कच्ची परीक्षा नहीं होगी। मैं आपको पेपर के 2 दिन पहले पेपर का प्रारूप दे दूंगा कि ऐसे प्रश्न आएंगे और इनका ऐसे उत्तर लिखना है। अच्छा रूपा जी को मजा आ गया। लेकिन पेपर में कुछ और आएगा और उसका उत्तर कुछ और लिखना है। ठीक है? नकल नहीं करनी। जाओ चाय पान कराओ, फिर बाद में अगला अध्याय पढ़ाएंगे।